तो तोमी के 10th पार्ट में तुम्हारा स्वागत है। और आखिरकार हम तोमी के फाइनल पार्ट पर आ चुके हैं, जहां आज तोमी की क्रीपीनेस और मेस्मराइजिंग का अंत होगा। और आज हम इसके लास्ट 4 चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर 17 से 20 तक। और इस बार के चैप्टर्स पहले वालों से काफी अजीब हैं, एंड द एंडिंग इज ऑल्सो। और हाँ, अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा एक डिस्कॉर्ड चैनल भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। तो चलो अब बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे चैप्टर 17 यंग बॉय। अब हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है सातोर, ये वाला नहीं। और अभी वो नया नया यहाँ रहने के लिए आया था। उसके घर के बाहर एक बीच था। एक दिन वो बीच पर घूम रहा था और एक कोने में उसे एक लाश पड़ी हुई मिलती है। लेकिन जैसे ही वो वहां से भाग पाता, इतने में वो उसकी टांग पकड़ लेती है। वो देख हैरान हो जाता है कि इतने सारे घाव और खून बहने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। वो उसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है तोमी है। या एज आई एक्सपेक्टेड। वो उसे कहती है किसी को मेरे बारे में बताना मत, ये हम दोनों का सीक्रेट है। आओ मेरे पास और आकर मुझे हक दो। हम देखते हैं कि वो रोज अब तोमी से मिलने जा रहा था और धीमे धीमे उसके बिहेवियर्स में चेंजेस भी आ रहे थे। तोमी के कहने पर वो अपने घर से चुरा कर खाना और कपड़े उसके लिए ले जाता है। और तोमी उसकी मम्मी के कपड़े पहनकर कहती है अब से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, और फिर उसे किस करती है। ये तो रियल वाली स्टेप मॉम बन गई। अब सातोर जितना तोमी से मिल रहा था, उसकी हालत दिन ब दिन उतनी खराब होती जा रही थी। उसके पेरेंट्स भी नोटिस करते हैं कि उनके लड़के में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और अब वो अगले दिन एक दुकान से ड्रेस चुरा कर भागता है और तोमी को जाकर वो गिफ्ट करता है। अभी वो तोमी के पूरे कंट्रोल में आ चुका था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। फिर वो दोनों पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं, जिसमें वो उसकी खूंखार शक्ल देखकर घबरा जाता है। लेकिन पीछे से उसकी माँ आकर ये सब देख लेती है और अपने बच्चे को छुड़ाकर वापस घर ले जाती है और जाकर अपने पति को सब कुछ बताती है। रात में सातोर नींद में ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और अब ये उसका डेली का रूटीन हो गया था। अगले दिन वो चाकू लेकर तोमी के पास जाने वाला था, लेकिन उसकी मम्मी उसे कमरे में बंद कर देती है। और जब उसका बाप रूम में आकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कैंची से पूरे रूम की ऐसी तैसी कर दी थी। वो फिर वहां से भागकर जाता है सीधे तोमी के पास, जो एक दूसरे बंदे के साथ लगी हुई थी। वो गुस्से में उस बंदे के कैंची को छेड़ कर उसे मार देता है, जिसके बाद तोमी उस पर गुस्सा होकर उस पर चिल्लाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है और दूसरी तरफ तोमी उस पर जोर जोर से हंस रही होती है। उस रात हम देखते हैं कि उसके माता पिता ने सातोर को बांध कर रखा हुआ था, क्योंकि अब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तभी तोमी उनकी खिड़की के बाहर आकर उसे बुलाने लगती है, जिसके बाद उसका बाप उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसकी खूबसूरती से मेस्मराइज होकर वो भी उसके साथ चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। और बाद में सातोर को भी जेल हो जाती है उस आदमी के मर्डर के लिए। तो अब देखो, जो लास्ट के 3 पार्ट्स आने वाले हैं वो तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो ध्यान से सुनना। चैप्टर 18 पासिंग डीमन। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आयाका होता है और वो बहुत सुंदर होती है। वो अपने दोस्त यूकियो से मिलने आती है, जो उससे जाने को कहता है क्योंकि उसे अभी अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके बाद आयाका की मम्मी को आकर जबरदस्ती उसे वहां से ले जाना पड़ता है। घर पे आयाका की बड़ी बहन यासुको उसे कहती है कि तुम फिर से यूकियो के घर जबरदस्ती गई। आयाका कहती है तो क्या हुआ, मुझे लगता है आप मुझसे जेलस हो, क्योंकि असल में आपको उसके ऊपर क्रश है, लेकिन वो अब मुझे पसंद करता है। वैसे आपको समझना भी चाहिए कि मेरी सुंदरता के आगे आप कुछ भी नहीं हो। यासुको रोते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है कि क्या सच में आयाका मेरी बहन है, और अगर ऐसा है तो वो हमसे इतनी अलग क्यों है। पीछे उसका बाप चेस कर रहा होता है और वो उसे कहता है मुझे भी लगता है कि वो मेरी बेटी नहीं है। उसकी माँ कहती है पागल हो गए हो, क्या बकवास कर रहे हो ये। उसके बाद हम देखते हैं कि आयाका बाहर घूम रही होती है और वो नोटिस करती है कि जैसे उसे कोई पीछे से देख रहा है। दूसरी तरफ यासुको और उसकी दोस्त कानिशिनो मेंशन के पास से निकल रहे होते हैं। तभी वो अंदर देख हैरान हो जाती है, क्योंकि अंदर बिल्कुल आयाका जैसी लड़की थी, लेकिन एज में वो उससे थोड़ी बड़ी थी। ये देखकर यासुको को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वहां आयाका भी आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। अब ये बात जाकर यासुको
अपनी माँ को बताती है। वो उसे बताती है कि बचपन में जब आयाका बहुत छोटी थी तो एक दिन मैं उसे पार्क में घुमाने के लिए ले गई थी और तभी एक बंदा आकर उसकी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट करके भाग जाता है। उसके बाद मैं उसे हॉस्पिटल में भी दिखाने ले गई, लेकिन उन्होंने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है और ये इंजेक्शन वाला कोई प्रैंक कर रहा है। हमारे पास 2-3 केसेस और आए थे ऐसे ही। उसके बाद आयाका फिर से यूकियो के घर जाकर उसे बताती है कि उसके जैसी दिखने वाली बंदी कानिशिरो मैंशन में रहती है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम उसका कुछ कर नहीं सकते? जिसके अगले दिन यूकियो जाता है और नाइफ लेकर उसका पीछा करने लगता है उसे काटने के लिए। तभी दूसरे लोग आकर उसे रोक कर घेर लेते हैं। उसके बाद पागल हुआ यूकियो अपने ही पेट में चाकू मार कर मर जाता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि आयाका अपने तीसरे हमशक्ल से मिलती है और फिर वहाँ कानिशिरो वाली बंदी भी आ जाती है और अब वो तीनों एक दूसरे को बहरूपिया बताकर एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक और लड़का उनके चक्कर में पागल हो जाता है और अब वो दूसरे लोगों को चाकू मारने लगता है। दूसरी तरफ पार्क में यासुको बैठी होती है। तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है, मुझे पता है तुम यासुको हो, आयाका की बड़ी बहन। पता है मैं ही वो शख्स था जिसने आयाका को वो सीरम दिया था। असल में उस सीरम के अंदर तोमिया का ब्लड था। मैं देखना चाहता था कि अगर मैं उसके खून को दूसरी बॉडी में लगाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तीनों की तीनों एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगी। वो मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं उन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। पता है क्यों? मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे और अपने बुढ़ापे को देखे, जिसके बाद उसकी सुंदरता का घमंड उसके सर से उतरेगा। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? यासुको भी आयाका से काफी चिढ़ती थी, इसलिए वो उसको हाँ कर देती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। चैप्टर 19 टॉप मॉडल। हमें दिखाया जाता है एक फैशन मॉडल जिसका नाम था रियो और वो काफी हैंडसम और काफी फेमस मॉडल था। उसकी काफी फैन फॉलोइंग थी और लड़कियां उसकी दीवानी थी। एक दिन वो अपने मैनेजर से कहता है कि मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढिए जो मेरे लेवल के बराबर हो। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। कहाँ समझ रखा है हमको दलाल। उसके बाद उसका मैनेजर उसकी डेट फिक्स करता है तोमी के साथ, जिसकी खूबसूरती देखकर वो पागल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तोमी उसे जरा सा भी भाव नहीं दे रही थी। उसके बाद वो जितना हो सकता था वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। महंगे रेस्टोरेंट में उसे ले जाता है, महंगी महंगी गाड़ियों में उसे घुमाता है, यहाँ तक कि उसे प्रपोज भी करता है। लेकिन वो उसके ऊपर हंसने लगती है और उसे कहती है कि मेरा लेवल तुमसे काफी ऊपर है, यू आर जस्ट अ ऑर्डिनरी गाय। अब ये सुनकर रियो को गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से में फिर तोमिया को खूब सुनाता है कि मैंने बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स को डेट की है जिनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद रियो अपनी शूटिंग करके वापस आ रहा था, तभी वो देखता है कि एक बंदा उसके सामने आता है और उसके मुंह पर चाकू मार कर वहां से भाग जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसका इलाज तो कर देता है, लेकिन वो स्कार उसके चेहरे पर ही रह जाता है और हमें पता है कि मॉडल की सबसे बड़ी चीज उसका चेहरा होती है। रियो समझ जाता है कि अब उसका करियर खत्म। अगले दिन वो तोमिया को बुलाता है और फ्रस्ट्रेशन में उसके मुंह को भी काट देता है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे घर लेकर आता है और उसे कहता है अब मुझे मॉडलिंग से फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तुम हो। और फिर वो उसे किस करता है। उसके बाद जब वो सोकर उठता है तो वो देख हैरान हो जाता है कि तोमिया का कट पूरी तरह हील हो जाता है। तोमिया हंसते हुए कहती है मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं हील बहुत जल्दी होती हूँ। वो फिर गुस्से में उसके मुंह पर कई सारे कट्स मार देता है ताकि वो दोबारा हील ही ना हो पाए। जिसके बाद उसके घाव में इन्फेक्शन हो जाता है और उसका पूरा मुंह सूज जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ सर से निकलने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उसमें से और तोमिया ग्रो होने लगती है। अब ये देखकर रियो काफी डर जाता है और अब वो उन सब पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जला देता है, जिसमें उसकी शक्ल भी जल जाती है। और फिर जब वो बाहर तालाब में अपनी शक्ल देखता है तो भुने हुए पराठे जैसी लग रही थी। वहीं सामने वो देख हैरान हो जाता है कि तोमिया बिल्कुल सही सलामत थी। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि ये वो तोमिया नहीं है, ये कोई दूसरी तोमिया है जिससे वो कभी नहीं मिला। फिर हम देखते हैं कि रियो वही बंदा था पिछले चैप्टर वाला और वो ये अपनी कहानी यासुको को बता रहा था और कहता है इसके बाद मैं कई सारी तोमिया से मिला और उन सब ने ही मेरे चेहरे का मजाक उड़ाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन आयाका वो आखिर तक जिंदा रहनी चाहिए ताकि वो तोमिया अपना बुढ़ापे में अपना बदसूरत चेहरा देख पाए। चैप्टर 20 ओल्ड एंड एगली। हम देखते हैं कि शहर में उन तीनों तोमिया मीनो कामिशिरो,
मायो ओयामा एंड आयाका नाकामुरा। इन तीनों ने एक दूसरे को मारने के लिए इनके जो पागल आशिक थे उन्हें एसेसिन बनाकर एक दूसरे के पीछे लगा दिया था, जिसमें कुछ एसेसिनेशन से रियो खुद लड़ता। तभी एक एसेसिनेशन आयाका के घर की खिड़की तोड़कर अटैक करता। यासुको अपनी बहन को बचा लेती है, लेकिन इस हादसे में उसकी मां मारी जाती है और दूसरी तरफ बाप आराम से चेस भाई साहब करके सो रहा था। उसके बाद वो उनका घर भी जला देते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो बच जाते हैं। उसके बाद यासुको रियो से बात करती है और उससे मदद मांगती है। तभी आयाका उसकी भयानक शक्ल देखकर हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे आयाका के एसेसिन ने मायो ओयामा को मार दिया था। आयाका कहती है इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी कानीशिरो बची हुई है, जाओ जल्दी। उसके बाद उनकी सेफ्टी के लिए रियो उन्हें दूर भेज देता है एक अपार्टमेंट में रहने के लिए। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और आयाका बड़ी हो जाती है और अभी भी उसका घमंड कम नहीं हो रहा था। वो फिर से अपनी बहन यासुको को नीचा दिखाती है, जिसने अभी तक उसे बचाया था। उसी रात उसका बाप भी उसकी खूबसूरती से मैसेमराइज होकर उसके कमरे में उसे दबोचने के लिए आता है, लेकिन पीछे से यासुके उसे मार कर खत्म कर देती है। अब आयाका अगले दिन बाहर जाने की जिद करती है। उसकी बहन उसे मना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो बाहर जा रही होती है और दरवाजा खोलते ही एक बंदा उस पर अटैक करता है, जिसे यासुके बैट से मार कर भगा देती है, लेकिन वो आयाका के मुंह को पूरी तरह काट गया था। अब इसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो सीधा जाती है मियो कानीशिरो से बदला लेने के लिए। यासुके अंदर बैठी रो रही थी कि अभी तक उसने जो आयाका को बचाया था वो सब वेस्ट ना चला जाए। अब उसके बाद महीना बीत जाता है और एक दिन आयाका वापस यासुके के पास आती है और उसे अपने साथ कानीशिरो मैंशन ले जाती है। वो कहती है काफी आसान था, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मैंने बस प्रिटेंड किया उसकी फैमिली के सामने कि मैं मियो कानीशिरो हूँ। उसके कुछ दिनों बाद उनके परिवार वालों ने पागल होकर एक दूसरे को मार दिया और पता है उस बदसूरत बंदे ने, यानी कि रियो की बात कर रही है, उसने तो मियो को बचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो मेंशन में एंटर करते हैं और वो अपनी बहन से कहती है अब मैं इस मेंशन की मिस्ट्रेस हूँ और तुम मेरी सर्वेंट। उसके बाद वो उससे घर के सारे काम करवाने लगी और खुद आराम से अपने नए बॉयफ्रेंड्स के साथ वक्त बिताती। तभी रियो भी यासुके से मिलता है और उसे कहता है कि आयाका को दूसरे लड़कों से दूर रखो, क्योंकि हर कोई लड़का उसके पास आने के बाद उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े करने की सोचता है और हमें उसे अभी जिंदा रखना है। अपने मकसद को मत भूलो, तुम्हारी पूरी जिंदगी उसने तुम्हें अपने पैरों के नीचे रखा है, उसे याद करो। उसके बाद वो दोनों जाकर आयाका को पकड़ लेते हैं और फिर वो उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि वो बूढ़ी हो और अपनी बदसूरत शक्ल को देखकर उसकी खूबसूरती का घमंड उतरे। ये सुनकर आयाका के सर से एक और तोमिया बाहर निकलने लगती है। रियो उसे बेल्ट से बांध देता है और कहता है इसकी रीजनरेशन एबिलिटीज को हमें रोकना होगा और वो फिर उसे सीमेंट से कवर करके सील कर देते हैं। रियो कहता है मुझे पता था ये सील होने के बाद भी नहीं मरेगी और उस सीमेंट ब्लॉक के अंदर से कॉन्स्टेंटली तोमिया की कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे उन्हें पता लगता रहता था कि वो जिंदा है। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब यासुके लगभग 80 साल की हो जाती है और रियो लगभग 100 साल के आसपास। उसके बाद उन्हें यकीन था कि अब तो ये बूढ़ी हो चुकी होगी और इतने साल इंतजार के बाद वो अब उस ब्लॉक को तोड़ते हैं और उसमें से एक बूढ़ी तोमिया निकलती है जो कि बहुत भयानक लग रही थी। रियो हंसते हुए कहता है तुम्हें दिख रहा है यासुके, देखो ये कितनी बदसूरत लग रही है, लेकिन यासुके कहती है मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर वो सही से देखती है तो उसे ब्लॉक के नीचे एक क्रैक दिखता है, जिसमें से तोमिया बहुत पहले ही गैस की फॉर्म बनकर वहां से बाहर निकल चुकी थी। तो अब पता ही क्या हुआ है, रियो का एक ही सपना था कि उसे तोमिया को बूढ़े होते हुए देखना है और इतने सालों से वो उसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। और अब इस केस में यासुके ने कहा कि उस सीमेंट ब्लॉक के नीचे क्रैक था, इसका मतलब तोमिया वहां से कब की निकल चुकी है। लेकिन रियो का सिर्फ एक ही सपना था और वो उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस था, इसलिए उसे एक हेलुसिनेशन इमेज दिख रही है कि तोमिया बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन असल में वो वहां है ही नहीं। और ये चैप्टर के साथ ये पूरी तोमिया की स्टोरी खत्म हो जाती है। आई नो इसकी एंडिंग थोड़ी अटपटी थी, बट तोमिया के हर पार्ट के साथ ऐसा ही होता है। एंड यस, इन द एंड तोमिया ऑलवेज विंस। और अगर हम बात करें जुंजी ईतो की दूसरी स्टोरीज की, तो उनकी हर स्टोरी में ऐसा क्लिफ हैंगर वो छोड़ कर ही जाते हैं। कभी भी हमें ऐसा प्रॉपर सेटिस्फैक्शन वाली एंडिंग नहीं मिली, हमेशा वो एक डाउट हमारे दिमाग में छोड़ कर ही जाते हैं। इट्स अ स्टाइल ऑफ जुंजी ईतो। और अगर तुम्हें ऐसी कहानी पसंद आती है तो ऐसी जुंजी ईतो की काफी स्टोरीज मैंने कवर कर रखी है। उन्हें देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम बताइए, आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।